Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have already been discussing about the blood grouping. We said that it is very important to match the blood groups before they are being transfused between a donor and a receiver. Why this is important? It is important because there are certain antibodies which are present in our blood plasma that will be working against any foreign antigen and try to remove these foreign antigens which have entered into our body. And therefore it is very important to check the blood groups before they are being transfused. This blood grouping pattern included two main types, ABO blood grouping and RH blood grouping. So we have discussed about both the blood grouping type of systems. Now we are moving on towards the next topic in the chapter, which is the mechanism of the blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें कई बार क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है और इस केस में हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है. बट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 मिनट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट द ब्लीडिंग स्टॉप्स ऑन इटसेल्फ. तो ब्लीडिंग जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में चलती है. And this mechanism is known as the mechanism of blood clotting or blood coagulation. इसे कहा जाता है blood clotting या तो blood coagulation, right? So whenever we have an injury to our blood vessels, we start bleeding, and this bleeding is to be stopped in a short time, right? इसे stop करना इसीलिए important है, otherwise what will happen? Blood volume, मतलब ब्लड जो है बहुत सारा हम लूज कर लेते हैं जब, तो ब्लड ब्लीडिंग हो जाने से वी लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, इसलिए ब्लड का जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. तो ऐसे सारे इफेक्ट्स ना देखने को मिले, इसीलिए हमारी बॉडी के पास एक नेचुरल मैकेनिज्म है टू क्लॉट द ब्लड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. However, it depends upon the intensity of the injury, right? शायद आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है तो ब्लड क्लॉटिंग इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होगा, पर अगर आपको छोटी मोटी चोट लग गई है, जैसे कि नाइफ से या कटर से कुछ कट गया है या कोई शार्प एज को आपने छू लिया है, तो इन केसेस में आपका ब्लीडिंग जो है वो शॉर्ट इंटरवल में स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे लेट अस सी दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when there is an injury to blood vessel, it starts bleeding, which is stopped in a short time by the mechanism of blood clotting or blood coagulation, right? तो जब भी हमारी ब्लड वेसल में आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, यूजुअली कैपिलरीज को ज्यादा इंजरी हो जाती है तो इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग जो स्टॉप होता है तो उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? वी से इट एज ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म, राइट? जो बहुत ही एसेंशियल मैकेनिज्म है. अब ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. So it includes 3 steps. Now the first step of the blood clotting is that injured tissue या injured blood vessel जो होती है, it starts releasing a protein, a lipoprotein which is known as thromboplastin, right? The injured site starts
producing a lipoprotein which is थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब जिस साइट पे इंजरी हुई है, राइट, उस साइट पे क्या होने लगता है, प्रोटीन रिलीज होने लगता है और उस प्रोटीन को कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिमिलरली जो इंजर्ड साइट है वहां पे हमारे प्लेटलेट्स जो है वो पहुंच जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग ओवर देयर। दिस ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स also releases the protein known as thromboplastin, right? So the platelets disintegrate and start releasing again थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने वाला है जो एक लिपोप्रोटीन है, राइट, और ऐसा भी कह सकते हैं वो फॉस्फोलिपिड है। दिस प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंजर्ड साइट है वहां से ये प्रोटीन रिलीज होने लगता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एज वेल एज इंजर्ड साइट पे प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे डिसइंटीग्रेट होती है और वो भी क्या रिलीज करने लगती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने लगती है। मतलब दोनों ही जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज हो रहा है इट इज गोइंग टू कंबाइन और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स it activates the prothrombin. It activates the enzyme which is the prothrombinase enzyme. मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इट इज गोइंग टू एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द प्रोटीन्स। कैल्शियम और प्रोटीन्स के प्रेजेंस में ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर लेता है जिसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज, राइट। नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इज गोइंग टू अंडरगो द सेकेंड स्टेप। ओके, तो ये अब आ जाता है स्टेप 2। सो प्रोथ्रोम्बिनेज now inactivates anticoagulant which is heparin and converts prothrombin into थ्रोम्बिन। मतलब अब क्या होने वाला है कि ऑलरेडी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो चुका है। थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कंबाइन विद द कैल्शियम एंड सम प्रोटीन्स और वो एक्टिवेट करेगा किसे, प्रोथ्रोम्बिनेज को। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट को इनएक्टिवेट कर रहा है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है कि जैसे कि हमारा ब्लड है तो हमारी बॉडी में तो वो ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता है, पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बॉडी के बाहर जैसे कि टेस्ट ट्यूब में या किसी सैंपल में अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हो किसी और टेस्ट ट्यूब में या किसी में ब्लड सैंपल ले रहे हो तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, राइट। तो हेपेरिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमारे ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता, राइट। क्लॉट नहीं होना जरूरी है तो ही तो वो सर्कुलेट होगा। तो हेपेरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट। जब तक हेपेरिन प्रेजेंट है तब तक ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी, राइट, क्योंकि ब्लड रुकने ही नहीं वाला, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। पर अगर ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को स्टॉप करना है, टर्न ऑन करना है, तो एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये इनएक्टिवेट करने के बाद ये एक प्रोटीन को कन्वर्ट करता है जिसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन।
So prothrombin is an inactive protein which is converted into the active protein which is called thrombin. तो thrombin का active होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, because now this thrombin is going to take part in the third step. This thrombin is responsible for depolymerizing the insoluble, that is a protein which is called fibrinogen, and convert it into monomers. So thrombin leads to depolymerization of fibrinogen into its monomers. Then these monomers repolymerize to form insoluble solid thread-like network of fibrin. अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है. थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, डीपॉलीमराइजेशन करता है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन. ये फाइब्रिनोजन पॉलीमर के फॉर्म में होता है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है मोनोमर में. मोनोमर में कन्वर्ट करने के बाद अब ये जो फाइब्रिनोजन है वो वापस पॉलीमराइज होगा एंड इट विल फॉर्म थिन थ्रेड लाइक नेटवर्क. और इस नेटवर्क जो होता है, सॉलिड फाइबर्स जो बन जाते हैं, उसे कहा जाता है फाइब्रिन. ठीक है. और ये जो फाइब्रिन है, दैट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इट कलेक्ट्स at the site of injury और फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है क्लॉट. आपने शायद देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का स्कम जैसा डेवलप हो जाता है, और उस स्कम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो थिन फाइबर्स जैसा लगता है, राइट. तो वो जो स्कम बन चुका है ब्राउन कलर का, जो आपको चोट थोड़ी देर के बाद चोट लग जाती है उसके शायद फ्यू आवर्स या फ्यू इवन डेज के बाद वो स्कम फॉर्मेशन हो जाता है. और एक बार वो स्कम फॉर्मेशन हो गया, मतलब वहां पे क्या फॉर्म हो गया है, जो फाइब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो चुका है फाइब्रिन में, एंड दैट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स हैज नाउ सील्ड द वुंड, मतलब वुंड को सील कर दिया है. ऐसे सील कर दिया है कि अब क्या होगा कि अब वहां से कोई भी ब्लड सेल्स या प्लाज्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, एंड there is a yellowish fluid that oozes out which is known as scum, right. उस चोट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो पानी जैसे थोड़े ड्रॉपलेट्स जैसा दिखेगा जिसे कहा जाता है सीरम. So fluid which is pale yellow in color, pale yellow, oozes out, which is known as the सीरम. क्या कहा जाता है उसे, सीरम कहा जाता है. सीरम मतलब प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन माइनस कॉर्पसल्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स. जब हम सीरम बोलते हैं तो सीरम में ना तो कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना ही कोई ब्लड सेल्स हैं. ठीक है. सीरम मतलब प्लाज्मा ही है, पर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी निकाल दो, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को भी निकाल दो. ये सब निकाल देने के बाद जो प्लाज्मा बच जाता है उसे कहा जाता है सीरम, राइट. ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए. पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज हुआ वो, जिसने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिनेज को, प्रोथ्रोम्बिनेज ने कन्वर्ट किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन किया, राइट. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्लड क्लॉटिंग में होता है वो होता है कैल्शियम और विटामिन के.
right? Calcium and vitamin K are the precursors for the blood clotting mechanism. क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कभी भी इफेक्टिवली नहीं हो सकती, ठीक है? सो बोथ ऑफ देम आर वेरी एसेंशियल. नाउ recent studies have shown that blood clotting mechanism involves 13 different clotting factors. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, राइट? तो ऐसे ही 13 different factors हैं which are responsible for the blood clotting mechanism. So let us have a look on which 13 factors these are that play a role in the blood clotting mechanism. So the steps of the blood clotting mechanism are going to be like this, that first of all the injured tissue or the injured site releases the protein thromboplastin. ये एक लिपोप्रोटीन है, ठीक है? सेम वे द प्लेटलेट्स, क्योंकि कोई भी इंजर्ड साइट पे क्या होता है, प्लेटलेट्स आ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं. तो प्लेटलेट्स वहां पे आके डिसइंटीग्रेट हो जाती है. तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीजेस प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट? एट बोथ द साइड्स व्हाट इज रिलीज? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज हो रहा है. अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इट इज गोइंग टू combine in presence of calcium and other proteins. कैल्शियम और दूसरे प्रोटीन्स के प्रेजेंस में अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिनेज. प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक एंजाइम है, राइट? तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट कर दिया और अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन. इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हिपेरिन था वो जो हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट था उसे इनएक्टिवेट कर दिया और फिर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे लीवर से सिंथेसाइज होता है और इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के बहुत ही एसेंशियल है. इसीलिए मैंने कहा था दैट विटामिन के इज एसेंशियल इन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वेयर प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन. एंड नाउ दिस थ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द फाइब्रिनोजन व्हिच इज अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू fibrin. And this fibrin, in presence of fibrin stabilizing factor, forms a clot, right? और clot जब बन जाता है तो वहां से फिर blood cells या plasma कुछ बाहर नहीं निकल पाता, सिर्फ थोड़ा बहुत pale yellow fluid के droplets जैसा develop हो जाता है जो होता है serum, ठीक है? So that is the whole cascade mechanism. इसे cascade इसीलिए कहा जाता है क्योंकि one by one there are proteins which are going to be activated or which are going to be functional. इसलिए इसे cascade mechanism भी कहा जाता है. तो मैंने अभी कहा कि there are about 13 factors which are responsible for blood clotting. So let us have a look on which 13 factors are involved. Factor number 1 जो है, यहाँ पे factor number जो है वो ऐसे जो 1 होता है that is fixed, that it is fibrinogen only, right? We cannot alter that factor 1 को factor 10 का नाम दे दिया, ऐसा alteration नहीं किया जाता. इसलिए factor number 1 जो है that is fibrinogen. factor number 2 जो है, right, that is prothrombin. factor number 3 is the thromboplastin. Factor number 4 is calcium, which plays a very important role in the blood clotting mechanism. Factor number 5 है
जिसे कहा जाता है प्रो एक्सिलरिन। सिक्स्थ फैक्टर नहीं है, डायरेक्टली सेवेंथ फैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि सिक्स्थ फैक्टर जो है वो प्रो एक्सिलरिन का एक्टिवेटेड फॉर्म एक्सिलरिन जो है उसे सिक्स्थ फैक्टर कंसिडर किया गया है, बट इट हैज नॉट बीन वेरी मच श्योर एंड देयरफॉर डायरेक्टली 5 के बाद फैक्टर नंबर 7 आ जाता है, जिसे कहा जाता है प्रो कन्वर्टिंग। प्रो कन्वर्टिंग। इसके बाद फैक्टर नंबर 8 एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, दैट इज AHG। ये फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर देयर कैन बी अ डिसीज कॉल्ड हीमोफीलिया, राइट, जिसमें कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है और ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होती। दैट इज फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 9 इज द क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर नंबर 10 is the Stewart factor. फैक्टर नंबर 11, मतलब जैसे हम बात करें कि स्टुअर्ट फैक्टर है, वैसे 11th फैक्टर जो है उसे कहा जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। Then is factor number 12. Factor number 12 is known as Hageman factor. And factor number 13 is the last factor जिसे कहा जाता है fibrin stabilizing factor. Fibrin stabilizing factor FSF। तो यहाँ पे ऐसे 13 फैक्टर्स हैं, दो हमने जैसे कि स्टुअर्ट फैक्टर है और क्रिसमस फैक्टर, उनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे, राइट। दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड फिनोमिना। एक्चुअली ये सारे के सारे 13 फैक्टर्स आर हैविंग सम और अदर रोल इन जनरेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, राइट। पर अकॉर्डिंग टू your textbook and at your level it is important to understand this, and these factors are for your reference so that you can know that mechanism of blood clotting involves all these 13 factors. Okay, so that was the topic of blood clotting. In the next class we will talk about the lymph.